गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा क्रिया का जो प्रकरण है वो लगातार जारी है। कल हमने आपको रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद थे उनके बारे में समझाया था। आज हम एक एक करके उनको समझाते हैं। तो सबसे पहले रचना की दृष्टि से जो भेद है क्रिया का वो है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नाम से विदित होता है। संयुक्त कम से कम दो जुड़ी हुई क्रियाएं होंगी। तो इसकी हम परिभाषा की बात करें कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसकी वैसे डिटेल से हमने आपको वैसे समझा दिया था। आज हम एक एक करके क्रिया को आपको नोट कराते हैं। तो लिखेंगे इसमें दो या दो से, दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं, भिन्नार्थ का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ देना। अलग अलग अर्थ देना है। तो दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से जो क्रिया संपन्न होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ या अध्यापक ने पाठ पढ़ लिया होगा। या इसको हम कह सकते हैं, चलो बालक कह सकते हैं या छात्र ने पाठ पढ़ लिया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसमें अध्यापक की जगह छात्र लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर पाठ पढ़ने के बाद छात्र भी पढ़ लिया ना। तो यहाँ पर हम बात करें कि छात्र ने पाठ पढ़ लिया होगा। अब हमें सबसे पहले इसकी जो मुख्य क्रिया वो देखनी है। किसको पढ़ने की बात कही है? पाठ को। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी होगी आपकी? पढ़ना। और क्रियाएं कौन सी है? लेना और होना। इन दोनों क्रियाओं के मेल से कौन सी क्रिया संपन्न हुई आपकी? पढ़ने की। तो यही क्या कहलाएगी? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जहां पर मुख्य क्रिया के साथ में अन्य जो सहयोगी क्रिया होती है वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, एक और उदाहरण है नानी ने कहानी सुना दी होगी। सुनाना, इसके बाद देना और होना। एक और उदाहरण चलो, बालक ने दूध लिया होगा, दूध पी लिया होगा।
मुख्य क्रिया पीना, इसके साथ में अन्य अर्थ देने वाली क्रिया कौन कौन सी है, लेना और होना। तो ये होगी आपके साथ कौन सी, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाएं जो विनाम क्रिया होती है, उन्हीं क्रियाओं के मेल से जो क्रिया संपन्न होती है, कौन सी क्रिया संपन्न हुई आपकी, जैसे यहाँ पर पढ़ना, सुनाना और पीना, ये क्रिया संपन्न हुई है, कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। यानी मुख्य क्रिया के साथ में अन्य जो सहयोगी क्रियाएं होती हैं वो सभी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। मुख्य क्रिया इनमें इसी तरीका से आपको क्रियाएं मिलेंगी। दूसरा भेद, दूसरा भेद है आपका प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया तो इसमें देखो ये भी हमने आपको समझा दिए थे सारी क्रियाएं रचना की दृष्टि से। प्रेरणात्मक क्रिया जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, कौन सी क्रिया होगी आपकी, प्रेरणात्मक। परिभाषा, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से जो कार्य करवाता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बताते हैं हम आपको। प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरणों में प्रेरक और प्रेरित कर्ता, प्रेरक और प्रेरित कर्ता होते हैं जिसमें प्रेरक कर्ता के साथ ने तथा प्रेरित कर्ता के साथ अधिकांशतः से विभक्ति का प्रयोग
होता है। होता है, होता है। जैसे जैसे राम ने डाकिया से पत्र पढ़वाया। अब यहां पर देखो हमें प्रेरक और प्रेरित कर्ता की बात कर रहे हैं। हमने बताया था आपको कि भैया जो मुख्य कर्ता यानी प्रेरक जो कर्ता होता है उसके साथ में कौन सी विभक्ति मिलेगी आपको? ने विभक्ति। तो यहाँ पर प्रेरक कर्ता कौन है? यहाँ पर राम, ये प्रेरक करता है यानी कि प्रेरणा देने वाला। दूसरा हमने कहा था कि जो इसका प्रेरित करता होता है उसके साथ में से विभक्ति मिलेगी। ये से विभक्ति है तो किसके साथ में? ये डाकिया के साथ में। कार्य कौन करता है? हमेशा प्रेरित करता। प्रेरणा इसने दी है और प्रेरणा को स्वीकार करने वाला क्या कहलाएगा? आपका प्रेरित कहलाएगा। तो ये इसकी प्रेरणा से क्या हुआ? प्रेरित हुआ, सहमत हुआ और उसने कार्य को कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब हमें पता लगाना कि इसमें प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है। उदाहरण तो हो गया ये प्रेरणात्मक क्रिया का, लेकिन प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? तो क्रिया हमेशा कहाँ मिलती है? वाक्य के अंत में मिलती है। ये आपकी प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ये आपकी प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक, एक और उदाहरण नंबर 2। अध्यापक ने छात्रों से कमरा सजवाया। तो यहाँ पर कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया? सजवाया। प्रेरणा देने वाला कौन है? अध्यापक। छात्रों ने मिलकर के उस कमरे को सजा दिया। प्रेरणा देता केवल ये, लेकिन काम कौन करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, नोट डाल करके लिखेंगे। नोट डालकर जिन क्रिया शब्दों के अंत में वाया, वाई, वाता है, वाती है, वाते हैं, आदि आते हैं। आदि पद या शब्द जुड़े होते हैं। वहां प्रेरणात्मक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ये इसकी पहचान है। याद रखें, जिन क्रियापद होंगे, शब्द होंगे, उनके अंत में आपको वाया, वाई, वाता है, वाती है, वाते हैं आदि शब्द मिलते हैं, तो वो आपकी कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणात्मक क्रिया। एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे
जैसे अध्यापक छात्रों से पेड़ लगवाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, सॉरी, हाँ, लगवाते हैं। या फिर ऐसे, सॉरी, उदाहरण ठीक से नहीं बना, दोबारा रखते हैं। अध्यापक ने छात्रों से पेड़ लगवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी ये है। क्या अध्यापक केवल पेड़ का स्रोत है, लेकिन प्रेरित कौन यहाँ पर, छात्र हैं। तो आगे और, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। आगे की जो आपके क्रिया की जो रचना की दृष्टि से भेद रहेंगे उनको हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।